हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में जानेंगे। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक जो 2024 वाले हैं ये कौन सा संस्करण था? ये 33वां संस्करण था। कहाँ पे हुए? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए। कब से कब तक हुए? 26 जुलाई 2024 से लेके 11 अगस्त 2024 तक ये संपन्न हुए। इसका आधिकारिक नारा क्या था? गेम्स वाइड ओपन, है ना। आधिकारिक नारा गेम्स वाइड ओपन था। 206 भागीदार देश थे, है ना। 206 इसमें भागीदार देश थे और लगभग 10,000 से ज्यादा एथलीटों ने इसमें भाग लिया। 10,714 एथलीटों ने इसमें भाग लिया और कुल 32 खेल इसमें सम्मिलित थे। स्पर्धाएं कितनी थी? 329 स्पर्धाएं थी। शुभंकरन फ्रीज, है ना, इसे फ्रीजियन टोपी भी कहते हैं, फ्रांस की फ्रीजियन टोपी, है ना। तो इसका ये शुभंकर था। अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो भारत के 117 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। टोटल 16 खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल थे। समापन समारोह जो हुआ था उसमें मनु भाकर और पीआर श्रीजेत ध्वजवाहक थे। सबसे महत्वपूर्ण आता है पदक तालिका। पदक तालिका में जो पहले नंबर पर रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए रहा है। इसने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 126 पदक जीते। दूसरे नंबर पर चाइना रहा है। इसने भी 40 गोल्ड जीते, 27 सिल्वर जीते, 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 91 पदक जीते, है ना। देखो एक बात मैं ये बता देता हूँ कि जो ओलंपिक में रैंकिंग बनती है वो सबसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज में जो अगर जिसने एक भी गोल्ड जीता है तो उसको, और है ना, जैसे गोल्ड मानो कि उसने 10 सिल्वर जीते, है ना, और एक भी गोल्ड नहीं जीता है और किसी ने एक गोल्ड जीता है तो वो एक गोल्ड की ज्यादा वरीयता रहती है। गोल्ड वाले को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद सिल्वर वाले को दी जाती है और फिर ब्रॉन्ज वाले को दी जाती है। तो उस क्रम के हिसाब से इसमें देखा जाएगा तो यूएसए और चीन के दोनों के बराबर गोल्ड है, लेकिन अगर दूसरी पोजीशन देखी जाए तो फिर सिल्वर से देखा जाता है। तो सिल्वर में यूएसए के ज्यादा है, इसलिए इसको फर्स्ट रैंक दी गई है ना। दूसरा चाइना, तीसरा जापान, इसके 20 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 रजत पदक है, टोटल 45 पदक है। चौथे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 18 गोल्ड, 19 सिल्वर और 16 ब्रोंज के साथ टोटल 53 पदक है। पांचवें नंबर पर फ्रांस है। फ्रांस में जहां पे ये आयोजित किए गए थे 16 गोल्ड जीते इसने, 26 सिल्वर जीते और 22 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 64 पदकों के साथ ये पांचवें स्थान पर है। अगर भारत का क्रम देखें तो भारत 71वें क्रम पर है ना। ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत कौन से क्रम पर रहा है? 71वें नंबर पर रहा है ना। भारत ने गोल्ड एक भी नहीं जीता है, सिल्वर एक पदक जीता है और ब्रॉन्ज 5 पदक जीते। तो टोटल कितने पदक जीते हैं भारत ने? 6 पदक जीते, जिनमें से 5 ब्रॉन्ज मेडल है, एक सिल्वर पदक है और गोल्ड मेडल एक भी नहीं है ना। ये सब आपकी एमसीक्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको किसी ना किसी एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस वे में पूछा जाएगा। मान लो कि यही पूछा जा सकता है कि भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने सिल्वर पदक जीते? तो एक जीते। कितने ब्रोंज पदक जीते? तो 5 जीते। टोटल कितने पदक जीते? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब पदक तालिका में जो भारतीय लोगों ने कुल 6 पदक जीते हैं वो कौन कौन से खेल में जीते हैं वो हम देख लेते हैं। भाला फेंक में रजत पदक, एक रजत पदक जीता है, मैं बताऊंगा, नीरज चोपड़ा जी ने जीता है ये। इनके बारे में भी अलग से हम डिस्कस करेंगे आगे आगे वाले वीडियो के आगे वाले भाग में, ठीक है। शूटिंग में भारत ने 3 पदक जीते हैं, है ना। तीन कौन को कांस्य पदक जीते हैं? 3। फील्ड हॉकी में एक कांस्य पदक जीता है। कुश्ती में एक कांस्य पदक जीता है, ठीक है। अब भारतीय पदक विजेताओं के बारे में जान लेते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। जो खेल स्पर्धाएं हैं इसमें जो भारतीय पदक विजेता है उनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो सबसे पहले हम नीरज चोपड़ा जी के बारे में जानेंगे। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता है ना। पेरिस ओलंपिक के 2024 में भाला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता है ना। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में
89.45 मीटर जेवलिन थ्रो किया। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कितने मीटर जेवलिन थ्रो किया? 89.45 मीटर जेवलिन थ्रो किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक में नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल पर अपना नाम किया। नदीम ने दूसरा थ्रो 92.97 मीटर का फेंका, है ना। तो ये एक ओलंपिक रिकॉर्ड है, अभी तक ओलंपिक में किसी ने भी इतना लंबा थ्रो नहीं किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज ने जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे वहां 87.58 मीटर थ्रो फेंका था और सोना प्राप्त किया था, मतलब गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। लेकिन यहाँ पे अरशद नदीम पाकिस्तान के ने 92.97 मीटर का भाला फेंक दिया, इसलिए इनको स्वर्ण पदक मिला। नीरज चोपड़ा के कोच का नाम उए है, जो जर्मनी देश के पेशेवर जेवलिन एथलीट रह चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा अमन सहरावत। अमन सहरावत भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले मैं बता देता हूँ। नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले, राज्य भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। और अमन सहरावत भी हरियाणा के। अमन ने फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी में प्लूटो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। ये सबसे युवा भारतीय ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए, ये भी एमसीक्यू के रूप में आ सकता है। इसके पहले कौन थी? इसके पहले पीवी सिंधु थी, सबसे कम उम्र की, लेकिन अब इनका नाम आ गया। अगर फीमेल में पूछा जाए तो फीमेल में अभी भी पीवी सिंधु बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है लगातार 5 ओलंपिक में रेसलिंग के मेडल। इस बार भारत का रेसलिंग का ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, परंतु फिर भी लगातार 5 ओलंपिक से अगर आप देखा जाए तो भारत कम से कम एक मेडल तो जीत ही रहा है। तो अमर सहरावत ने कुश्ती के 57 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जिताकर जो भारत का रेसलिंग में मेडल लाने का सिलसिला था उसको बनाए रखा। तो इसके लिए हमको मतलब गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। ओलंपिक में रेसलिंग में अभी तक भारत ने 8 पदक जीत लिए, है ना। तो ओलंपिक में रेसलिंग में 8 पदक जीत लिए हैं। और अमन सहरावत जब 2012 में विजय कुमार ने, है ना, है ना, विजय कुमार ने सुशील कुमार ने पदक जीता था। तो उससे ये प्रेरणा लेके कुश्ती में अपने मतलब कुश्ती में अपने हाथ आजमाना इन्होंने प्रारंभ किए। सुशील कुमार से ये प्रेरणा इन्होंने ली थी। अब देखते हैं हम मनु भाकर। मनु भाकर के बारे में देखते हैं। मनु भाकर काफी प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने जो इस बार भारत में पेरिस ओलंपिक हुए सबसे पहला पदक, है ना, सबसे पहला पदक इन्होंने ही जिताया था। मनु भाकर ने सबसे पहला पदक, है ना, ब्रोंज मेडल। अगर प्रश्न आ जाए कभी कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक में सबसे पहला पदक कौन से खिलाड़ी ने दिलाया था, तो मनु भाकर ने दिलाया था। कौन सी स्पर्धा में दिलाया था? 10 मीटर एयर पिस्टल महिला स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया था। मनु ने महज 16 साल की उम्र में 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में एयर पिस्टल स्पर्धा में 2 स्वर्ण जीते। 2020 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो मनु भाकर काफी न्यूज में रही है और इनकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो मनु भाकर एक और स्पर्धा में जीती है, मैं बता देता हूँ। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। और स्वतंत्र भारत में, है ना, स्वतंत्र भारत में मनु भाकर एक ऐसी खिलाड़ी है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम किए। एक ही ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम किए, ये भी इनके नाम का एक रिकॉर्ड है ना। इसके पहले 1900 में नॉर्मल पिचार्ड ने एथलेटिक्स में 2 पदक जीते थे, है ना। परंतु स्वतंत्र भारत में मनु भाकर ने किसी एक ओलंपिक में 2 पदक जीते, अपने नाम किए। तो मनु भाकर के लिए ये एक विशेष उपलब्धि है, पूरे भारत के लिए उपलब्धि है और एमसीक्यू के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। मनु भाकर के लिए एक और मैं बात बता दूं कि ये एक इवेंट में आगे लास्ट में बताऊंगा, एक इवेंट में भी ये चौथे पोजीशन पर रही, नहीं तो इनके नाम 3 मेडल हो जाते। ठीक है। स्वप्निल कुसाले भी ये महाराष्ट्र से है ना। ये मनु भाकर हरियाणा से, सरबजोत सिंह हरियाणा से, मनु भाकर सरबजोत सिंह का आपको देख लीजिए कहाँ से है, लेकिन मनु भाकर हरियाणा से। अब हम स्वप्निल कुसाले, ये महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से, कभी कभी प्रदेश का नाम भी पूछ लिया जाता है। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र से, इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर
राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है ना, कांस्य पदक जीता है। तो ये स्वप्निल केसारी जी, तो ये तीनों जो पदक जीते हैं, मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कोसाले, इन्होंने किस में जीते हैं? ये जीते हैं निशानेबाजी में। तो निशानेबाजी में थोड़ा ऐतिहासिक इतिहास में क्या क्या हुआ, कौन कौन से ओलंपियन ने निशानेबाजी में अपने पदक जीते हैं, थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो देखें तो सबसे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर, है ना, जो भाजपा में पिछली जो भाजपा कार्यकाल था उसमें मंत्री भी थे। पुरुषों की डबल ट्रेप में रजत पदक जीता है, और कौन से ओलंपिक में जीता था? एथेंस 2004 में, है ना। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शुरुआत की थी निशानेबाजी में पदक जीतने की। उसके बाद आते हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, है ना, बीजिंग 2008 में। तो दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? अगर आप बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, है ना। मैंने अभी उनका डिस्कस किया है, अगर आपको हिंट चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वो हरियाणा के भाला फेंकते हैं, उनका नाम लिखकर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आता है गगन नारंग। गगन नारंग पुरुषों का 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत चुके, लंदन 2012 में। विजय कुमार पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक जीत चुके, लंदन 2012 में। मनु भाकर, ये अभी लेटेस्ट जो मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीत चुकी है पेरिस में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीत चुके हैं। और स्वप्निल कुसाले, जो अभी मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीत चुके हैं पेरिस 2024 में, ठीक है। तो कितने पदक जीत चुके? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अभी तक निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो इन सबको काउंट करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने पदक जीत चुके हैं। इसी के आधार पर एक प्रश्न और बन सकता है कि कौन सी जोड़ी ने कि 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता है? तो ये मनु भाकर और सरबजोत सिंह की टीम ने जीता है। पहली बार आज तक किसी ने मिश्रित टीम में निशानेबाजी में कोई पदक नहीं जीता था, और वो अभी जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई उससे संबंधित। फील्ड हॉकी, है ना, हॉकी में भारत ने पदक जीता है, और इसके पहले भी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे वहां पे भी भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता था, और यहाँ भी हॉकी में कांस्य पदक जीता है। कौन से देश को हराकर जीता है? स्पेन को हराकर जीता है। ये भी एमसीक्यू का एक फेवरेट क्वेश्चन है। 2-1 से हराया है ना। हॉकी भारत में काफी मतलब काफी जाना माना खेल है, इसलिए हॉकी से संबंधित बातें पूछ ली जाती है ना। कोच कौन है? मतलब कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह, है ना, हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत सिंह कोच है। इन्हें अगर अभी प्रधानमंत्री जी ने इनको फोन लगाकर बात की थी, तो इनको सरपंच साहब से संबोधित किया था, है ना, सरपंच साहब, है ना, सरपंच साहब से इनको संबोधित किया था, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम का जो है ओलंपिक में स्वर्णिम इतिहास रहा है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में 13 गोल्ड मेडल जीते हैं, 13 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है, 4 कांस्य पदक जीते हैं, है ना, 4 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। और हॉकी इसमें एक गोलकीपर है PR श्रीजेश, है ना, PR श्रीजेश। इन्होंने, ये गोलकीपर है भारतीय हॉकी टीम के, लेकिन इन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है, संन्यास की घोषणा की है। इनकी बदौलत मतलब इन्होंने काफी अच्छा खेल दिखाया, इनकी बदौलत हम कांस्य पदक जीतने में सफल हुए, बहुत सारे गोल इन्होंने रोके, ठीक है। तो PR श्रीजेश ने गोलकीपर है, इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो और ठीक है, तो हॉकी में इतनी बातें आपको याद रखनी है, इनसे कम से कम एक प्रश्न जरूर बनेगा किसी भी एग्जाम में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो फील्ड हॉकी में ये चीजें आपको याद रखनी। PR श्रीजेश ने जो लास्ट में ध्वजवाहक हुए थे, उसमें मनु भाकर के साथ इन्होंने भारतीय समापन दल का ध्वजवाहक भी, मतलब समापन समारोह हुआ, उसमें ध्वजवाहक भी ये थे, मनु भाकर के साथ थे। मनु भाकर कौन है? मनु भाकर निशानेबाज है, अभी मैंने डिस्कस किया था। PR श्रीजेश और मनु भाकर ने ध्वजवाहन जो ओलंपिक में हुए थे, पेरिस ओलंपिक में, जो खेल समापन के दौरान ध्वजवाहन किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु हम देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक के संबंधित। विनीश फोगाट का नाम सभी जानते हैं, है ना। विनीश फोगाट के साथ क्या घटना घटी है ये भी आप लगभग जानते हैं, लेकिन मैं फिर और भी बता देता हूँ। विनीश फोगाट
50 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंच गई थी। 50 किलोग्राम के फाइनल वर्ग में पहुंच गई थी, मतलब इनका रजत पदक तो सुनिश्चित हो गया था। रजत पदक सुनिश्चित हो गया था, परंतु क्या होता है रेसलिंग में, जिस दिन आपका बाउट होती है, मतलब फाइनल मुकाबला जिस दिन था, और जब भी आपका मुकाबला होता है उसके पहले आपका वजन किया जाता है, जो उनका नियम कानून होते हैं रेसलिंग के, उसके तहत वजन किया जाता है। तो आप अगर 50 किलोग्राम वर्ग में हैं तो आपका 50 किलोग्राम से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए, परंतु विनीश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम और 100 ग्राम उससे ज़्यादा हो गया था। इस कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ना, डिस्क्वालीफाई कर दिया है, और पूरा देश निराशा में डूब गया है, और इनकी जो कम से कम रजत पदक जीतने की संभावना थी वो भी इसमें समाप्त हो गई थी, हो गई है। परंतु क्या हुआ, इसमें भारत ने अभी इसमें केस किया है ना, केस किया है, और इसका जो परिणाम है वो कल आने वाला है। कल मतलब मंगलवार आने वाला है। देखते हैं, हम आशा कर रहे हैं कि इनको कम से कम रजत पदक तो दिया जाए, है ना। विनेश फोगाट काफी जानी मानी खिलाड़ी है। 2016 में रियो में इनकी इंजरी हो गई थी, है ना, रियो में इंजरी के कारण ये बाहर हो गई थी। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने भाग लिया था, तो 3 ओलंपिक ये खेल चुकी है इन्होंने। और जिस दिन ये इनकी मतलब डिस्क्वालीफाई हुई, उसके अगले दिन उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है, बोल दिया कि मैं मतलब कुश्ती से इन्होंने मतलब ऐसे हार मान ली कि अब मैं आगे कुश्ती नहीं खेलूंगी। तो ये भी एक हमारे लिए दुखद बात है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, हम आशा करते हैं कि इनको रजत पदक दिया जाए, विनेश फोगाट। अब जो पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर कुछ खिलाड़ी रहे, मतलब भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जो पोडियम फिनिश नहीं कर पाए। पोडियम फिनिश क्या होता है, मतलब आप कम से कम कांस्य पदक अगर जीते हैं तो पोडियम कहलाता है। अगर आप उससे मिस हो गए, चौथे पांचवें छठे स्थान पर रहे, तो पोडियम फिनिश नहीं कर पाए। मतलब जो पोडियम बने होते हैं स्वर्ण पदक का, रजत पदक का, कांस्य पदक का, इस पर आप खड़े नहीं हो पाए तो आप पोडियम फिनिश नहीं कर पाए, ठीक है। तो चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी देखते हैं, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन चौथे स्थान पर रहे। इन्होंने मतलब पहली बार कोई खिलाड़ी चौथे स्थान पर बैडमिंटन में पहुंचा है, मेल में, तो ये इनको लिए गौरवान्वित करने बात है, लेकिन ये मेडल नहीं ला पाए। मनु भाकर 25 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में चौथे स्थान पर रही है। ये उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, परंतु ये इसमें मेडल लाने में असफल रहे। अगर ये मेडल ले आती तो इनके 3 मेडल हो जाते इस ओलंपिक में, जो काफी बड़ी उपलब्धि होती, लेकिन हमारे लिए तो 2 मेडल ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्जुन बबूता, अर्जुन बबीता 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी सिंगल्स में ये चौथे स्थान पर रही है ना, तो ये भी काफी दुखद रहा है। अंकिता भगत और धीरज बोम्बा देवरा, ये तीरंदाजी है ना, तीरंदाजी में भी भारत ने इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और चौथे स्थान पर रहे हैं। महेश्वरी चौहान और अनंत जीत सिंह नरूका, ये स्कीट मिश्रित निशानेबाजी में चौथे स्थान पर रही है। मीराबाई चानू, चानू जो भारोत्तोलन थी 49 के किलोग्राम वर्ग में, ये चौथे स्थान पर रही और पदक लाने में असफल रही। जबकि टोक्यो में जो मैच हुए थे इसमें रजत पदक जीता था। टोक्यो 2020 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था, तो ये भारत के लिए निराशा करने वाली बात थी। एक बात और मैं बता दूं कि भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था टोक्यो में, है ना, टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। अगर पूछा जाए तो टोक्यो में जो भारतीय खिलाड़ी दल गया था, सबसे ज्यादा पदक टोक्यो में जीते थे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को अगर हम देखें जो वैश्विक स्तर के हैं, व्यक्तिगत सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने के मामले में फ्रांस के एथलीट लियोन मार्चेंड, कौन, लियोन मार्चेंड रहे, जिन्होंने व्यक्तिगत स्विमिंग के इवेंट में कुल 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, है ना, 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। और इनकी तुलना किससे की जाती है, माइकल फेल्प्स के से की जा रही है। माइकल फेल्प्स को ने इन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बना रखा है, और कुल 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, है ना। ये भी स्विमिंग से संबंधित है, तैराकी से, और ये भी तैराकी से संबंधित है ना। दूसरे नंबर पर कई एथलीट है ना, इसमें जो फ्रांस के जो लियोन मॉर्चेंट, इन्होंने 4 गोल्ड जीते, लेकिन 3 गोल्ड भी जीते हैं कुछ लोगों ने, जिनमें नाम कौन कौन है, इसमें यूएसए के टोरी हुस्के, सिमोन बाइल्स और गेबी थॉमस, ऑस्ट्रेलिया के मोली ओ लेखा केलाघन, है ना, मोली केलाघन। तो ये 3 पदक जीते हैं, ठीक है। ये कम पूछे जाएंगे लेकिन आ सकता है फिर भी।
और माइकल फेल्प्स का नाम तो आप सब जानते ही हैं। एक बात विशेष करके उभरी है यहाँ पे, एक रोचक तथ्य मैं बताता हूँ। ये खिलाड़ी जो देख रहे हैं, ये तुर्की के खिलाड़ी हैं और ये ऐसे लग रहे हैं कि इन्होंने मतलब जैसे कोई सुबह उठ के पिस्तौल चलाने आ गए, इस तरह का ये लग रहे हैं, है ना? तो ये एक विशेष बात है, रोचक बात है। ना ही कोई स्पेशल लेंस, ना ही आई कवर, और ना ही कुछ विशेष मतलब इस तरह से साज धज्जा जैसे खिलाड़ी करते हैं, एयरफोन लगा के रहते हैं, इस तरह से रहते हैं। ये बिल्कुल सीधे सिंपल से लुक में रख रहा है। क्या बात है, छा गए तुर्की शूटर यूसुफ डिकेक का स्वेग, है ना? यूसुफ डिकेक का स्वेग। यूसुफ डिकेक सिल्वर पदक जीते हैं, है ना? सिल्वर पदक जीते हैं, है ना? तो मतलब देखो सिंपल सा सादा जीवन उच्च विचार की ये इन्होंने नियम अपनाया, अगर देखा जाए तो फिर भी इन्होंने रजत पदक जीता है। क्या हुआ मैं बता देता हूँ थोड़ा। छठे दिन 51 साल के इस शूटर ने बिना किसी लेंस और बाकी उपकरणों के 10 मीटर शूटिंग मिक्स्ड इवेंट में रजत पदक पर एक हाथ जेब में डालकर निशाना साधा। देखो ये बहुत बड़ी बात है, एक हाथ जेब में डल रहा है इनका, एक हाथ जेब में डाला, इतने रिलैक्स से लग रहे हैं, है ना? डेलकर तो देखते ही देखते उनकी स्टाइल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। यहाँ तक कि प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी खुद को एक्स पर, है ना, पहले ये ट्विटर था, एक्स पर कमेंट पोस्ट करने से नहीं रोक सके। डिकेक ने अपनी शानदार जोड़ीदार सेवल लाइदा के साथ मिलकर रजत पदक जीता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है, मतलब एक रोचक तथ्य है कि इस तरह से भी आप सफल, मतलब अगर सादा जीवन उच्च विचार रखेंगे कि और अपने मन में लक्ष्य को फोकस करके चलेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेरिस ओलंपिक से संबंधित सारी बातें जान ली है। कुछ अगर छूटी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, ये पदक तालिका देख ली हमने, वैश्विक स्तर की पदक तालिका देख ली है, ध्वजवाहक देख ली, पेरिस ओलंपिक के बारे में देख लिया है ना? नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होंगे, नेक्स्ट ओलंपिक आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अमेरिका के एक शहर में होने वाले, है ना, ये आप बताइए। और भारत कौन से ओलंपिक के लिए होस्ट करने की दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और 2-3 प्रश्न और पूछ लेता हूँ मैं, जैसे आप ये बताइए इसमें कि 2008 में निशानेबाजी में 2008 में निशानेबाजी में किसने पदक जीता था भारत की ओर से? गगन नारंग कौन है, ये बताइए। गगन नारंग कौन है, ये बताइए। और सुशील कुमार कौन से खेल से संबंधित है? सुशील कुमार कौन से खेल से संबंधित है? योगेश्वर दत्त के बारे में बताइए, इन्होंने कौन सा पदक जीता है और इनका पदक बाद में अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है? योगेश्वर दत्त के बारे में बताइए। ठीक है, भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है ना? तो ये सब बातें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो में आपको लगभग जितने भी एग्जाम के एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, है ना, एक यूपीए मतलब आईएएस से लेकर छोटी से छोटी जॉब अगर चपरासी की भी देखी जाए तो जो भी इससे संबंधित प्रश्न इसमें आएंगे वो लगभग कवर होते हमको दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। नमस्कार।